नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज एक और नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ गोचर के ऊपर। और किसी ग्रह का जब हमें गोचर देखना होता है तो क्या क्या उसमें आपको नियम हैं, जो सूत्र हैं वो लेने पड़ते हैं। ये एक नए ढंग से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पूरी वीडियो इसी पे आधारित रहेगी। इसको दो भागों में बनाऊँगा। पहले भाग में थोड़ा सा बताऊँगा, फिर दूसरे भाग में पूरा डिटेल्स में। और तो ये वीडियो आरम्भ करते हैं। और वीडियो आरम्भ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो देखिए, गोचर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस पर जितना भी बता सके उतना ही कम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सूत्र जो हैं एक साथ काम करते हैं दोस्तों। उनमें से आज एक सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए हमें कुछ नियमों को जानना पड़ेगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहला नियम क्या है। गोचर हमेशा चंद्रमा से देखा जाता है दोस्तों। कुछ लोग लगन कुंडली से भी इसको देखते हैं, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन जो पूर्ण रूप से इसका फल होता है, जैसा कि ऋषि मंत्रेश्वर ने फल दीपिका में कहा है कि गोचर हमेशा चंद्रमा से ही देखना चाहिए आपको। चंद्रमा आपके मन है, सारी जो दशाएं होती हैं वो चंद्रमा के नक्षत्र से ही देखी जाती हैं। तो अब एक गोचर के ग्रह की बात करते हैं, शनिदेव की। शनिदेव दोस्तों हमेशा इन स्थितियों में बहुत ज़्यादा उनको बल मिलता है उनको कब, जब वो चंद्रमा से तीसरे, छठे और 11वें घर में गोचर करते हैं। देखिए, ये फल दीपिका का नियम है और ऋषि पराशर का भी ये नियम है कि चंद्रमा से तीसरे, छठे और 11वें भाग में जब कोई नैसर्गिक पापी ग्रह गोचर करता है तो वो अत्यंत शुभ फल देता है। लेकिन उस शुभ फल को देखने के लिए कुछ सूत्र हैं जो आपको पहले याद करने पड़ेंगे। तो इन सूत्रों में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले आपकी लगन कुंडली जिसके बारे में आप बात करने जा रहे हैं, और आपकी चंद्र कुंडली जिस जातक के बारे में आप बात करने जा रहे हैं। उसके बाद हमें चाहिए तारा चक्र दोस्तों। तारा चक्र कैसे निकलता है ये मैं भी आपको बताऊंगा। उसमें और हमें क्या देखना है ये मैं आपको बताऊंगा। और साथ में आपको चाहिए आपका जन्म नक्षत्र जिसमें चंद्रमा आपके जन्म समय में रहते हैं, वो जन्म नक्षत्र होता है। उसके बाद हमें चाहिए पंचदा मैत्री चक्र। देखिए, पंचदा मैत्री चक्र बहुत से जो अभी लोग हैं वो नहीं सीखते हैं या उसको अप्लाई नहीं करते हैं जब आप फलित करते हैं किसी भी जातक के बारे में। तो पंचदा मैत्री चक्र की भी इसमें ज़रूरत पड़ेगी। वो कैसे देखा जाता है इसके बारे में भी मैं आपको भी बताऊंगा। और तीसरा हमें ज़रूरत पड़ेगी अष्टक वर्ग की। अष्टक वर्ग में भी हमें सर्वाष्टक वर्ग लेना है। और अगर आप और गहराई में फलित करना चाहते हैं तो आप भिन्नाष्टक वर्ग या प्रस्थाराष्टक वर्ग भी ले सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ सर्वाष्टक वर्ग से ही आपको फलित करना बताऊंगा। उसके बाद आखिर में हमें चाहिए दशा और अंतरदशा, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी गोचर का ग्रह दशा और अंतरदशा के अधीन होता है दोस्तों। अंतरदशा और महादशा और प्रत्यंतर दशा के स्वामी ही ये तय करते हैं कि इस समय में ये जो कार्य है ये सिद्ध होना चाहिए। और वो कार्य सिद्ध होने की जो जिम्मेवारी होती है वो गोचर के ग्रह पर होती है। और गोचर का ग्रह अगर सही समय पे सही भाव में आ जाता है और उसका फल जो है फिर आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर सही समय में गोचर जो है उस भाव में नहीं आ पाएगा और सुंदर योग बनने के बाद भी वो जो उसका फल होता है आपके हाथ से निकलता हुआ महसूस होता है, आपको उसका जो फल होता है वो मिल नहीं पाता है आपको। तो इसी के ऊपर मैं शुरू करता हूँ। पहले एक उदाहरण आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी का जन्म नक्षत्र, किसी का भी एक मैंने उदाहरण लिया है अपने मन से। किसी भी व्यक्ति का जन्म नक्षत्र जो है वो उत्तर भाद्रपद है दोस्तों। तो उत्तर भाद्रपद जन्म नक्षत्र जब किसी का बन के आ जाएगा तो आपको उसमें क्या करना है, उसके बाद आपको तारा चक्र देखना है दोस्तों। तो अब मैंने जो नोट्स बनाए हैं उनके माध्यम से मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, क्योंकि विषय बहुत लंबा है और मैं नहीं चाहता हूं कि इसमें किसी भी तरह की कोई गलती हो सके दोस्तों।
तो आइए मैं नोट्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारा जन्म नक्षत्र हमारे पास आ गया। तो आपको क्या करना है, एक तालिका बना लेनी है। ऐसी एक आप रेखा खींचिए और एक रेखा और ऐसे खींच लीजिए। उसके बाद एक रेखा और ऐसे खींच लीजिए और इसको ऐसे, ये तालिका आप साथ साथ लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसको मिटा दूंगा बाद में। ये मेरे पास नोट्स में ये तालिका ऑलरेडी बनी हुई है, पहले से ही बनी हुई है। तो यहाँ आप लिखिए नक्षत्र, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे नक्षत्र के स्वामी, यानी उसके जो स्वामी होंगे ये, उसके नीचे हम लिखेंगे। और यहाँ पे आप लिखेंगे तारा। तो जो उत्तर भाद्रपद था ये मेरे जन्म तारा में आएगा। इसको मैं यहाँ पे जन्म लिख देता हूँ। मैं छोटा छोटा लिखूँगा, इसको समझने की आप थोड़ी चेष्टा करिएगा क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है मेरे पास। तो जन्म तारा में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आ गया, जिसके स्वामी जो हैं शनिदेव हैं दोस्तों। तो ये पहला जो नियम है आप याद कर लीजिए। जन्म तारा का मतलब होता है कि जब जन्म तारा में कोई ग्रह आ जाता है, ये लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने बताया था, तो वो आपके शरीर को कष्ट दे सकता है। अब जितने भी शनिदेव के जो और 2 नक्षत्र हैं, कुल 3 नक्षत्र होते हैं, तो जो शनिदेव के दूसरे 2 नक्षत्र हैं वो भी आपके जन्म तारा में आएंगे। ये पहले मैंने नहीं बताया था, बहुत से मेरे पास क्वेरीज भी आई थी पहले और बहुत से लोगों ने आग्रह भी किया था कि ये बताएं। तो शनिदेव के 3 नक्षत्र जो होंगे वो आपके जन्म तारा में आएंगे दोस्तों। अब दूसरा बात करते हैं संपत। ये मैं छोटा छोटा ही लिखूँगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा ही लिख देते हैं इसको। संपत तारा में आएंगे रेवती नक्षत्र और इसके स्वामी जो बनेंगे वो बनेंगे बुधदेव। संपत का मतलब क्या होता है, धन, धान्य, लक्ष्मी। तो बुधदेव के 3 जो नक्षत्र होंगे वो संपत तारा में आएंगे दोस्तों। ये आप याद कर लीजिए, ये नया नियम है, ये पहले मैंने नहीं बताया है आपको। अब तीसरा लिखते हैं यहाँ पे, संपत के बाद आता है विपत। तो विपत तारा का मतलब होता है विपत्ति, किसी तरह की जो है आपको बाधा आने वाली है, कोई विपत्ति आने वाली है। वो विपत्ति कैसी हो सकती है, ये आपको ग्रह का जो भाव है वहाँ से देख के पता चल जाएगा। ग्रह किस भाव में गोचर करेगा उससे देख के पता चल जाएगा। तो बुध के बाद बुध के बाद आते हैं अश्विनी नक्षत्र। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो अश्विनी नक्षत्र और इसके स्वामी हैं केतुदेव। तो अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतुदेव। तो केतुदेव के जो 3 नक्षत्र हैं अश्विनी मिलाकर, अश्विनी, मघा और मूला, वो आपके विपत तारा में आएंगे दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है जन्म, संपद, विपत, क्षेम तारा। क्षेम का मतलब होता है आपकी तरक्की और क्षेम तारा में आ रहे हैं। अश्विनी के बाद नक्षत्र जो आता है वो है भरणी, जिसके स्वामी हैं स्वयं शुक्राचार्य, असुरों के गुरु और शनिदेव के भी गुरु माने जाते हैं ऋषि शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य के 3 जो नक्षत्र होंगे वो भी आपके क्षेमा तारा में आएंगे दोस्तों। ये आप फिर से मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इसके बाद होता है प्रतिहारी। देखिए, कुछ लोग इसको प्रतिहारी कहते हैं, कुछ लोग इसको प्रत्यारी कहते हैं। तो दोनों का जो मतलब है वो एक ही है, चाहे आप प्रतिहारी कह लीजिए चाहे आप प्रत्यारी कह लीजिए, लेकिन इसका असल मतलब क्या है। भरणी के बाद आता है कृत्तिका। तो कृत्तिका नक्षत्र और इसके स्वामी जो बनेंगे वो बनेंगे सूर्यदेव। तो सूर्यदेव के जो 3 नक्षत्र होंगे वो आपके प्रत्यारी तारा में आ रहे हैं। तो प्रत्यारी तारा का मतलब होता है 1, 2, 3,
4 और 5। प्रत्यारी तारा का मतलब होता है किसी तरह की रुकावट आने वाली है दोस्तों। ये रुकावट कैसी होगी वो कुंडली देख के आपको पता चल जाएगा। प्रत्यारी के बाद आता है साधक। देखिए, साधक का मतलब होता है जो आपने सोच रखा है वो कार्य जो है पूरा हो जाना। तो साधक तारा में कृतिका के बाद आएंगे रोहिणी नक्षत्र। तो पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ। और इसके स्वामी जो हैं वो चंद्रदेव हैं दोस्तों। तो चंद्रदेव के जो तीनों नक्षत्र होंगे वो साधक तारा में आएंगे। ये आप नोट कर लीजिए, ये मैंने पहले नहीं बताया है। साधक के बाद यहाँ पे आएगा बद्ध तारा। तो कुछ लोग इसको बद्ध कहते हैं, कुछ लोग इसको निधन तारा भी कहते हैं। तो इसको निधन तारा लिख लेते हैं। तो आज बद्ध तारा नहीं लिखते हैं, इसको निधन तारा लिख देते हैं। निधन का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट, किसी तरह से बहुत बड़ी कोई परेशानी आने वाली है। रोहिणी के बाद जो नक्षत्र आता है वो है मृगशिरा और इसके जो स्वामी हैं वो हैं मंगलदेव। और उसके बाद आता है मित्र तारा। मित्र तारा में कौन आएंगे? मित्र तारा में आएंगे मंगल के बाद नक्षत्र आता है राहु देव का। और राहु देव का नक्षत्र होगा यहाँ पे आर्द्रा। तो आर्द्रा, ये राहु देव। तो यहाँ पे मित्र नक्षत्र में राहु देव आ गए। और उसके बाद लास्ट में आएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मित्र के बाद अति मित्र। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पे, अति मित्र। अति मित्र में कौन सा नक्षत्र आएगा? पुनर्वसु। पुनर्वसु जो होता है ये गुरुदेव का नक्षत्र है। इसके स्वामी जो हैं स्वयं गुरुदेव हैं, बृहस्पति देव हैं। तो यहाँ तक ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। मंगलदेव के तीनों नक्षत्र बद्ध तारा में आने वाले हैं, राहु देव के तीनों नक्षत्र मित्र तारा में, गुरुदेव के तीनों नक्षत्र अति मित्र तारा में, बहुत ही शुभ जन्म तारा में मैंने आपको बता दिया, बाकी सारे मैंने आपको बता दिए। तो ये तारा चक्र है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाने वाला है जब आप फलित करेंगे दोस्तों। तो इसको अब मैं मिटाऊंगा, तो आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद दूसरी जो प्रक्रिया है उसके ऊपर आते हैं दोस्तों। तो अब जो दूसरी प्रक्रिया है इस पे आते हैं और जल्दी से एक कुंडली यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि कुंडली की आवश्यकता पड़ने वाली है। ये कुंडली किसी भी जातक की नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ मैंने अपने मन से ली है, सिर्फ आपको उदाहरण देकर समझाने के लिए। तो यहाँ मैं नंबर 5 लिख रहा हूँ और यहाँ शनिदेव और बृहस्पति देव, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे मंगल देव। और इतना समझने के लिए हमें यहाँ बहुत है। अब देखिए इसके बाद हमें और आगे क्या चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। हमें देखना है शनिदेव का गोचर। तो यहाँ पे मैं नंबर 10 लिख रहा हूँ। शनिदेव का गोचर शनिदेव का गोचर किसमें? मकर राशि में। तो यहाँ पे आप देखेंगे मकर राशि में जो है 3 नक्षत्र आते हैं दोस्तों। कौन कौन से ये मैं आपको लिखकर बताता हूँ। उत्तराषाढ़ा और ये इसका डिग्रीज भी आपको लिखनी पड़ेगी। जब शनिदेव गोचर में 0 से 10 डिग्रीज के बीच में रहेंगे तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद दूसरा जो नक्षत्र होता है वो होता है श्रवणा, और इसकी जो डिग्रीज होती हैं वो होती हैं
10 से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक, और तीसरा जो नक्षत्र होता है वो है धनिष्ठा। ये मकर राशि में आएगा 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक, और अगली राशि में भी इसका शायद कुछ जो है नक्षत्र वो जाता है दोस्तों। तो ये जो है अगली राशि में भी धनिष्ठा नक्षत्र जो है जाता है, तो ये आप याद कर लीजिए। अब हमें मकर राशि में शनिदेव का गोचर देखना है, और मान लीजिए मकर राशि में शनिदेव अगर 24 डिग्री पे चल रहे हैं उस समय, जिस समय हमें ये इस गोचर का फलित देखना है, तो पहला जो सूत्र मैंने आपको बताया था वो क्या आपको याद रखना है। चंद्रमा से 11वें घर में शनिदेव जो है अति उत्तम जो है अपना परिणाम देते हैं दोस्तों। ये पहला नियम है, आप पहले याद कर लीजिए। तो परिणाम अच्छे होने के यहाँ संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अब परिणाम अच्छे होंगे या खराब होंगे ये हमें बताएगा किस नक्षत्र में शनिदेव गोचर करेंगे, और वो जो नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनिदेव से कैसी मित्रता रखते हैं। पंचदा मैत्री चक्र में आपको देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में वो ग्रह शनिदेव के मित्र हैं। अगर मित्र होंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, अगर शत्रु होंगे तो बहुत ही ख़राब परिणाम आने वाला है। तो अब देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, 24 डिग्री पे हैं, यहाँ पे मकर राशि में हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो मंगल देव हैं दोस्तों। तो यहाँ मंगल देव लिख लेते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव बनेंगे। तो आप अब पुरानी वाली तालिका में जाइए, जो तारा चक्र की मैंने तालिका दी थी। मंगल देव के तीनों नक्षत्र जो हैं वो बद्ध तारा में आ रहे थे दोस्तों, निधन तारा में। यहाँ मैं फिर से आपके याद के लिए लिख देता हूँ, निधन तारा में, यानी किसी तरह की कुछ समस्या, कुछ मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। लेकिन अभी ये जो सूत्र है ये पूरा नहीं हुआ है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। अब हम ये देखेंगे कि शनिदेव और मंगल देव में नैसर्गिक मित्रता है या नैसर्गिक शत्रुता है। तो मंगल देव और शनिदेव नैसर्गिक शत्रु होते हैं दोस्तों, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। उसके बाद फिर हम देखेंगे तत्कालिक मैत्री कैसी है दोनों में। तत्कालिक मैत्री कैसे देखी जाती है, इसका सिंपल एक बहुत ही आसान सा एक तरीका है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ग्रह जहाँ भी रहता है कुंडली में, उससे 3 घर आगे और 3 घर पीछे अगर कोई ग्रह होगा तो वो उसका मित्र माना जाता है, लेकिन अगर उसके साथ में कोई ग्रह होगा तो वो उसका शत्रु माना जाएगा। बाकी सब भावों में भी अगर कोई ग्रह होगा तो वो उसका शत्रु माना जाएगा। तो जो नियम मैंने आपको बताया है वहाँ से हम देखेंगे। तो देखिए, यहाँ और यहाँ शनिदेव की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, शनिदेव कुंडली में 5 नंबर सिंह राशि में है। तो एक घर पीछे, उससे एक घर पीछे, उससे एक घर पीछे अगर कोई ग्रह होगा तो वो तत्कालिक मित्र माना जाएगा दोस्तों। तो यहाँ मंगल देव जो हैं तत्कालिक मित्र बन चुके हैं शनिदेव के, लेकिन नैसर्गिक शत्रु हैं। अब पंचदा मैत्री चक्र जो होता है उसके नियम के हिसाब से जो नैसर्गिक शत्रु होता है और तत्कालिक मित्र बन जाता है तो वो ग्रह जो है वो सम हो जाता है दोस्तों। ये सम हो गए हैं यहाँ पे, नैसर्गिक शत्रु और तत्कालिक मित्र, ये दोनों बन जाते हैं सम। तो मंगल देव यहाँ पे शनिदेव के लिए सम बन गए हैं। अगर ग्रह सम में आ जाता है तो फिर ये अच्छा फल नहीं देता है दोस्तों, ये आपको याद कर लेना है। तो इसका मतलब अब क्या है, जब शनिदेव इस नक्षत्र में गोचर करेंगे, यानी इतने अंशों में जब गोचर में मकर राशि में आएंगे, और मंगल देव क्योंकि बद्ध तारा में आ रहे हैं, नैसर्गिक तौर से
इनके मित्र नहीं आ रहे हैं, सम आ रहे हैं, तो कष्ट होने की संभावना यहाँ पूर्ण रूप से दिखती है दोस्तों। यही शनिदेव जब श्रवणा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो उसका परिणाम अलग होगा, जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो उसका परिणाम अलग होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे इसका परिणाम बहुत ही अलग होगा। चंद्रमा से 11वें घर में गोचर करते वक्त जब धनिष्ठा नक्षत्र में शनिदेव चलेंगे तो यहाँ आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लाभ के लिए दिक्कत हो सकती है, किसी तरह का रोग भी आपको हो सकता है, क्योंकि 11वां घर जो होता है ये रोग का भी होता है दोस्तों। और जैसे जैसे जहाँ जहाँ शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी वहाँ वहाँ आपको कष्ट देखने को मिलेगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जहाँ पे शनिदेव गोचर कर रहे होंगे, अगर वो बद तारा में आ रहा है, उनका मित्र नहीं है, तो यहाँ पे तकलीफ़ जो है देखी जाएगी। अब इन सब के ऊपर एक और सूत्र है जो काम करता है, और वो है अष्टक वर्ग दोस्तों। यहाँ तक पूरे नियम आपको समझ आ गए कि अगर शनिदेव बद तारा में आ रहे हैं, वो उनके मित्र नहीं हैं जो उसके स्वामी हैं। परंतु अगर अष्टक वर्ग आप ध्यान से देखें, और अष्टक वर्ग में सर्वाष्टक वर्ग जो होता है वहाँ पे अगर 30 बिंदु मिल रहे हैं मकर राशि में, तो ये सारा जो मैंने अभी आपको फल बताया है कि शनिदेव खराबी कर सकते हैं, संतान को कष्ट दे सकते हैं, किसी तरह का रोग दे सकते हैं, ये सब शनिदेव का जो परिणाम देने की जो क्षमता हो जाएगी सिर्फ 8 से 10% तक ही रह जाएगी। किसी तरह से आपको तकलीफ़ वो नहीं देंगे दोस्तों। तो अष्टक वर्ग एक ऐसी विधि होती है, किसी भी राशि में अगर आप देखें वहाँ पे 30 से ज़्यादा बिंदु हैं और गोचर आपका ख़राब चल रहा है, बद तारा में आ गया या प्रतिहारा तारा में आ गया, किसी तरह से विपत्त तारा में आ गया, तो इतना ज़्यादा फिर कष्ट उस समय में नहीं भोगना पड़ता है दोस्तों। इन सब के ऊपर अब एक और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, वो है दशा, महादशा और अंतरदशा। इतना कुछ होने के बाद भी अगर अष्टक वर्ग में भी आपके 30 से कम बिंदु हैं और आपको दिख रहा है कि इस समय में कष्ट होने वाला है, परंतु आपकी दशा, महादशा और अंतरदशा अगर कारक ग्रहों की चल रही है, तो फिर जो गोचर के शनिदेव जो यहाँ पे ख़राब फल देने वाले हैं वो इतना ज़्यादा ख़राब फल नहीं दे सकते हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत ही आसान सा सूत्र है, लेकिन इसमें बहुत सारी कड़ियाँ हैं जो एक साथ आपको जोड़नी पड़ती हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया तारा चक्र आपको देखना पड़ता है। और इसमें मैंने मूर्ति निर्णय अभी नहीं बताया है, क्योंकि मूर्ति निर्णय जो होता है वो साढ़े के ऊपर लगाया जाता है, तो मूर्ति निर्णय इसमें मैंने नहीं लिया है। आपको तारा चक्र देखना है, फिर अष्टक वर्ग देखना है, पंचदा मैत्री चक्र देखना है और दशांतर दशा देखनी है। तो जिस अंतरदशा देखनी है उसके हिसाब से फिर आप फलित जो है यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी ग्रह का जब आप गोचर के बारे में फलित करते हैं, अगर आप नक्षत्र सिद्धांत उस पर नहीं लगाएंगे तो वो जो फलित है, जो आप किसी के बारे में भी कह रहे हैं, वो आधा अधूरा है दोस्तों, वो परिपूर्ण फलित नहीं माना जाता है। नक्षत्र सिद्धांत से ही हमेशा गोचर का फलित आपको करना चाहिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और शनिदेव से मैं आग्रह करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।